तो इसमें हमने पढ़ा बिग आइडिया में, उसके बाद हिस्ट्री मेकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। अब इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी जो है 2 टाइप की डेमोक्रेसी होती है, एक पार्लियामेंट्री और दूसरी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो इन इंडिया पार्लियामेंट्री मतलब संसदीय लोकतंत्र प्रणाली इसको हम बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि पावर जो निहित है संसद में, कानून पार्लियामेंट में कानून बनाने का जो काम है वो संसद के द्वारा होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार जो है 18 ईयर्स एज जो रखा गया है, 1 पर्सन 1 वोट। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर का मौका। तो आज जो है हमारे संविधान में इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी मिला हुआ, सबको फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मिले हैं बेसिक, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। तो राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये सब हैं। स्पेशल प्रिविलेज फॉर द मार्जिनलाइन ग्रुप, मार्जिनलाइन आपको चैप्टर में पढ़ाया जा चुका सिविक्स में भी, और उसमें जो बॉर्डर लाइन पे रहने वाले गरीबी रेखा, तो इनके लिए जो है कुछ स्पेशल प्रावधान रखा गया है संविधान में उनके अधिकारों के लिए। और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संघीय ढांचा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप क्लास 10th में पढ़ोगे, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म में सिविक्स में, और 9th में भी है। तो इसमें क्या है कि जो पावर है गवर्नमेंट का उसको डिवाइड किया गया है, लैटरल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में आपको इसके पहले पढ़ाया जा चुका है, लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये हॉरिजॉन्टल पावर है या पैरेलल पावर डिवीजन बोलते हैं। और वर्टिकल पावर डिवीजन में यूनियन गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंस गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट में आपका म्यूनसिपैलिटी एंड लोकल रूलर। तो ये है आपका। अगला है पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम जो आया, जो पंचायतों को और मजबूत करने के लिए, स्वायत्तता देने के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट, अपना स्वयं निर्णय लेने के लिए उसके कमेटी बनाई गई थी। लास्ट पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था बॉक्स के अंदर, और इस पर एक क्वेश्चन भी है, उसको भी कल हमने उस दिन एक्सप्लेन करके दिया है। अगला है आपका मल्टीलिंगुअलिज्म एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब हमारे देश में आप जानते हो डाइवर्स कंट्री है, तरह तरह के स्पीकिंग लोग हैं यहाँ पे, लैंग्वेज बोलने वाले हैं, कल्चरल वाले हैं। तो उस बेस पर लोगों ने डिमांड किया कि तेलुगु के आधार पर एक नया आंध्र प्रदेश बनाया जाए, तमिल के आधार पर, कन्नड़, तो भाषा के आधार पर स्टेट डिवाइड करने के लिए होने लगा। आंध्र प्रदेश इसी तरह बना था तेलुगु की सम्मान को करने के लिए। और रीऑर्गेनाइजेशन मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, और उसके तहत जो है राज्यों का पुनः सीमा निर्धारण किया गया और नए स्टेट बनाए गए। पहले 14 स्टेट बनाए गए और आज जो है 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है कि हमारी जो आर्थिक विकास है उसको एक बराबर सही ढंग से किया जाए। और मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया में, इंडिया एंड द वर्ल्ड। लास्ट में हम पढ़ेंगे पंचशील सिद्धांत क्या है। भारत और चाइना के बीच में 5 सिद्धांत जो बनाए गए उसको पंचशील सिद्धांत कहते हैं। नॉन एलाइज मूवमेंट, नैम, नैम क्या है, क्यों बना, और यूनाइटेड नेशन और सार्क, इसके साथ सार्क क्या है, यूनाइटेड नेशन के साथ भारत का कैसा रिलेशन है, तो ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। आ जाइए पॉइंट पर। आफ्टर a long struggle against the British Raj, India finally became independent on 15 अगस्त। काफ़ी संघर्ष के बाद, लगभग 200 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारा देश जो है ब्रिटिश राज से मुक्त हुआ 15 अगस्त 1947। However, independence came at the expense of partition and also, क्या कहा गया, आज़ादी तो मिली लेकिन किसके खर्च पर, एक्सपेंस ऑफ पार्टीशन, बंटवारा करके। जैसे हम आपस घरों में भाई भाई में बांट लेते हैं,
दीवार डाल देते हैं, पहले तो सब एक ही हैं। विद अ नंबर ऑफ चैलेंजेस अहेड फॉर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कंट्री, मतलब जो हमारे देश के फाउंडिंग फादर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, देश के निर्माता जिसको कह सकते हैं, संविधान बनाने वाले और देश के बारे में चिंतन करने, उनके लिए उनके सामने काफ़ी चुनौतियाँ थीं। In this chapter, we will read about the problem that the country faced at the time of independence. तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि आज़ादी के समय कौन कौन से चैलेंज जो थे जिनको फेस किया भारत ने। फर्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट टैकल देम एंड द डेवलपमेंट that have taken place in more than 7 decades since independence. पार्टीशन एंड द रिवोल्यूशन ऑफ द रिफ्यूजी, आंसर भी है यहाँ पे आपका, वेरी शॉर्ट आंसर हर चीज में है, हमने आपको दिए हैं, वीडियो देखिएगा आप अच्छे से। सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन, जब पार्टीशन का डिक्लेरेशन हो गया कि नहीं, किसी भी कीमत पर अब देश एकता नहीं बन सकती है और आज़ाद भारत मतलब दोनों अलग होंगे, तो कम्युनल राइट्स, सामुदायिक दंगे हुए। एज अ रिजल्ट मिलियंस ऑफ पीपल ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर वर फोर्स टू लीव देयर होम, दोनों साइड, पाकिस्तान और इंडिया की सीमाओं से लगने वाले एरियाओं में जो लोग रहते थे उनको फोर्सली मूव होना पड़ा कि भाई ये पाकिस्तान का हिस्सा है, तुम इंडिया में जाओ, ये इंडिया का हिस्सा, तुम पाकिस्तान में जाओ, फिर वो न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे। एज मेनी 8.5 मिलियन पीपुल माइग्रेटेड टू इंडिया, और इस तरह से नियर अबाउट 80 लाख लोग जो है इंडिया को माइग्रेट किए वहाँ से, टू प्रोवाइड देम विद इमीडिएट रिलीफ शेल्टर, ये एक आंसर है, एंड एम्प्लॉयमेंट और रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री, और इनको पुनः पुनर्वासित करने के लिए, सेटल करने के लिए भारत ने एक अलग से मंत्रालय बनाया, रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड। न्यू टाउनशिप एंड कॉलोनीज वर डेवलप्ड एंड रीसेटल देम, नए नए कॉलोनी, नए नए कस्बे बसाए गए। अब फाइनेंशियल हब, इकोनॉमिक मदद की गई उनकी। लोन्स वर गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द माइग्रेंट, जो प्रवासी लोग थे उनको लोन प्रोवाइड कराया गया सेटअप करने के लिए, अपने बिजनेस को, अपने इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए। ग्रेजुअली द डिस्प्लेस पीपुल वर एसिमिलेटेड इनटू द इंडियंस, धीरे धीरे वो लोग भारतीय समाज में हिल मिल गए। अगला है फैक्शन इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मीन्स at the time of partition there existed in India two special group of territories, princely state and French and Portuguese territories। दो उस समय थे, क्योंकि ब्रिटिश ने डिक्लेयर नहीं किया था कि आपको इंडिया में ही रहना है, उनके लिए फ्री कर दिया था, चॉइस रख दिया था कि यू मे गो इन पाकिस्तान और इंडिया और इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा चैलेंज था उनको मिलाना। तो प्रिंसली स्टेट 560 ऑफ देम वर गिवन टू चॉइस ऑफ ज्वाइनिंग आइदर इंडिया और पाकिस्तान। 3 princely state जूनागढ़, कश्मीर एंड हैदराबाद इनिशियली डिड नॉट एग्री टू बिकम पार्ट्स ऑफ इंडियन यूनियन। ये 3 स्टेट ऐसे थे प्रिंसली स्टेट जो कि भारतीय संघ में नहीं मिलना चाहते थे। जूनागढ़, नवाब ऑफ जूनागढ़ इनिशियली वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, वहाँ का नवाब पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन इन फरवरी 1948 में, ये भी एक क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का, उसके बाद फिर ये शॉर्ट आंसर में भी ये कैसे प्रिंसली स्टेट को ज्वाइन कराया गया इंडिया में। पब्लिक ने वोट किया इंडिया के पक्ष में और फिर इंडिया का हो गया, इंडिया संघ में मिल गया, यूनियन में। हैदराबाद वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया, हैदराबाद एक्सेप्टेड टू इंडिया पोस्ट 1948 आफ्टर इंडियन। हैदराबाद भी नहीं चाह रहा था वहाँ का निज़ाम, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाह रहा था, लेकिन 1948 में वो यूनियन संघ का हिस्सा बना जब भारतीय सेना ने वहाँ पे करप्ट किया उनका, और जनमत संग्रह में जो है वहाँ के लोग इंडिया की तरफ राजी हुए। कश्मीर में राजा हरि सिंह जो है रूलर कर रहे थे रूल, वो भी नहीं, वो किसी का हिस्सा नहीं, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। लेकिन 1948 में जब इंडो पाकिस्तान वार हुआ
पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक, तो वो जा कर के सरदार वल्लभ भाई पटेल से हेल्प मांगे और इस बिहाफ पर कि आप पहले लिखित दो कि हम भारत संघ का एक हिस्सा बनेंगे, और सब कुछ हो गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू जी की वजह से ये आज भी तक उग रहा। वही धारा 370 और 35 आर्टिकल जो स्पेशल कश्मीर का मामला दर्जा था उसको हटाया गया, मोदी जी ने हटाया। अब जैसे कश्मीर अदर स्टेट है वैसे कश्मीर, क्योंकि उस समय ना कश्मीर में कोई ज़मीन ले सकता था, ना उस तरह का कोई घर बना सकता था, कश्मीर का अपना झंडा होता था। ये सब चीज़ें अब आज समाप्त हो गई हैं। आज वो यूनियन स्टेट का दर्जा भी ख़त्म करके उसको यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। वही 29 स्टेट उसको कट करके एक 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, एक लद्दाख रीजन और एक जम्मू कश्मीर रीजन। तो 7 से 9 यूनियन टेरिटरी हो गया और 29 स्टेट से 28 स्टेट हो गया। हाँ, अगला है द फेट ऑफ अदर कॉलोनियल पोसेशन इन इंडिया। जो और कॉलोनियल पोसेशन थे उस समय, ब्रिटिश ने तो भाई ठीक है बोल दिया कि अब आज़ाद, हम अपना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी फ्रेंच, पुडुचेरी और पुर्तगीज, दादर नगर हवेली और गोवा, ये सब अभी उन्हीं का अधीन थे। तो फ्रांस और इंडिया के बीच में 1954 में एग्रीमेंट हुआ और उसके तहत फ्रेंच ने अपनी टेरिटरी को वापस दे दिया। दादरा नगर हवेली वर लिबरेटेड फ्रॉम द पोर्तुगीज इन 1948-49। ये सब डेट इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन करके नोट्स में भी आप लिखे होंगे, लिखना है। इंडियन आर्मी एक्सपेल्ड द पोर्तुगीज, भारतीय सेना ने पोर्तुगीज पुर्तगालियों को वहाँ से एक्सपेल्ड भगा दिया। और गोवा भी 1961 में जाकर के गोवा एक स्टेट बना। यहाँ पे है एनालाइजिंग सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हियर फॉलोज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द फेमस द ट्रेस्ट विथ डेस्टिनी। क्या था, स्पीच दिया था उन्होंने, कौन, प्राइम मिनिस्टर, जब 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ तो उस में इन्होंने, मिनिस्टर ऑफ फ्री एंड इंडिपेंडेंट इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉन्ग ईयर्स एगो बी मेड अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। मतलब लॉन्ग ईयर्स एगो, काफ़ी लंबे समय या पहले, बी मेड अ टेरिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेस। रिडीम आवर प्लेज, प्लेज मतलब जो होता है, जो हम ओथ शपथ लेते हैं, उसकी वो समय आ गया है। नॉट होली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंसली एट द स्ट्रोक ऑफ द मिड नाइट आवर। मध्य रात, 15 अगस्त की मध्य रात्र को जो है ये भाषण चल रहा था उनका रेडियो पर। When the world sleep इंडिया विल अवेक, जब पूरा संसार सो रहा था तो भारत उस समय अपनी आज़ादी मना रहा था, भारत जाग रहा था। ये बात वही कह रहे कि अपनी भाषण, उनके भाषण का ये अंश है। अ मोमेंट कम, वो क्षण आता है, विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री, जबकि इतिहास में ऐसा क्षण बहुत कम आते हैं। व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, मतलब उस पुरानी परंपरा से निकल करके हम नए, एक नया भारत। व्हेन एन एज एंड, जहाँ पर एक एज का अंत होता है। एंड व्हेन द सोल ऑफ ए नेशन लॉन्ग सुप्रेस, मतलब एक लंबे दमन के बाद हमारे जो राष्ट्र की आत्मा है एक तरह से नई होती है। फाइंड ऑटरनेस, इट इज फिटिंग दैट एट दिस द सोलेमन मोमेंट वी टेक द प्लेस ऑफ डेडिकेशन टू द सर्विस, मतलब कि हम शपथ लेते हैं कि देश की सेवा के लिए तत्पर होंगे। इंडिया एंड हर पीपुल, अपने लोगों के लिए, उसके लोगों के लिए। एंड ऑल द स्टिल लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमनिटी, मानवता के। बी एंड टूडे अ पीरियड ऑफ मिसफॉर्चून, मतलब दुर्भाग्य का जो समय था उसको आज हम समाप्त करते हैं। एंड बी एंड टूडे इंडिया discovers herself again, the achievements we celebrate today is but a step। achievement today, जो आज हमको ये मौका मिला, जो अचीवमेंट मतलब जो प्राप्त करना, बट स्टेप मतलब स्टेप बाय स्टेप, एंड ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द ग्रेटर ट्रिम्प एंड अचीवमेंट दैट अवेट अस, मतलब लोगों के लिए
अपॉर्चुनिटी मौका लाना, और अचीवमेंट दैट अवेट अस, और वो अचीवमेंट जो हमारा इंतजार कर रही है उसको हम पाएंगे। आर बी ब्रेव इनफ एंड वाइज इनफ टू ग्रैस्प दिस अपॉर्चुनिटी, कह रहे हैं आर बी क्वेश्चन, क्या हम इतना बहादुर हैं या इतना बुद्धिमान हैं कि जो ग्रैस्प दिस अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर, कि जो फ्यूचर में आने वाले जो चैलेंज हैं और जो मौके हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे। लोगों से पूछ रहे हैं क्या हम, हाँ। इंटरप्रेट इन योर ओन वर्ड्स द रोड मैप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया दैट द अबव स्पीच अंडरलाइंस। तो वही कह रहे हैं कि रोड मैप था एक तरह से देश के विकास के लिए, एक नक्शा, एक खाका तैयार करने का, जो उन्होंने अपनी स्पीच में दिया था कि आगे भारत ऐसा होगा। और कोई क्लास तो नहीं है आपकी इस समय? हेलो हेलो, मतलब और इधर तो नहीं है कोई जीके वगैरह, ये सब तो नहीं है ना? चलिए अगला अगला हेडिंग देखिए। अगला हेडिंग देखिए, प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म मतलब होता है, प्लूरल वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है सो मेनी, बहुवचन कहते हैं। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, तो जो बहुसंख्यक था हमारा, जो बहुभाषाई था, लोकतंत्र और विकास में। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियाज लार्ज पॉपुलेशन व डिवाइडेड इन कास्ट रिलीजन, भारत की जनसंख्या जो है इन चीज़ों में बटी थी, कास्ट में, रिलीजन में, क्लास, लैंग्वेज। The greatest challenge facing India in 1947 was that of development, और सबसे बड़ा चैलेंज जो है आज़ाद भारत के लिए उस समय क्या था? डेवलपमेंट, विकास कैसे हो, डाइवर्स कंट्रीज में सबको एक साथ कैसे लेके चला जाए, इसके लिए कैसे क्या बनाया जाए। इन ऑर्डर टू टेकल ऑल दीज प्रॉब्लम, इन समस्याओं को टेकल करना, लेना चुनौती के रूप में इफेक्टिवली, द कंट्री नीडेड अ सेट ऑफ गाइडलाइन, देश को सबसे पहले जरूरत थी एक गाइडलाइन, एक प्रारूप की, कानून की, वही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अ बुक ऑफ लॉ, इंस्ट्रूमेंटल इन अचीविंग द गोल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट, चौतरफा विकास जिसको बोलते हैं, वाइल कीपिंग इंटैक्ट द स्पिरिट ऑफ प्लूरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। इट मेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इंडिस्पेंसेबल, तो देश के लिए जो है एक तरह से एक नया संविधान बनाने की जरूरत थी। अगला पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक संविधान सभा बनाई गई। हमने बताया था कि सबसे पहले जो प्रेसिडेंट बने थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही नाम आता है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता, ये आपका टेट में भी आया था। टूक 3 years टू कंप्लीट द टास्क ऑफ फार्मिंग, 3 साल लगा। 2 years 11 month 18 दिन 18 days लगे थे संविधान बनने में, लिखने में पूरा प्रारूप तो इन्होंने 2 ही महीने में दे दिया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्लेड अ पिवटल रोल, ड्राफ्टिंग कमेटी के इनको अध्यक्ष भी बनाया गया था। और इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 19, वैसे तो ये 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन अडाप्ट कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। Let us now discuss some of the unique features of Constitution of India and how this document enshrines the value of मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया। अब उसके बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग। नंबर 1, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। क्या था इसका मेन फीचर्स? था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा सिस्टम को अडॉप्ट किया हमारे संविधान ने? पार्लियामेंट्री, संसदीय प्रणाली, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, मतलब वोटिंग। All Indians above the age of 18 would be allowed to vote in the state and national election। इसमें क्या था? सभी भारतीयों जो कि 18 ईयर्स एज को कंप्लीट कर लें, वोट देने का अधिकार है।
और वो स्टेट हो या सेंट्रल में। अगला हेडिंग है हमारा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्पेशल प्रिविलेज फॉर द मार्जिनाइज्ड ग्रुप के लिए। तो इसमें क्या था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू ऑल इट्स सिटीजन्स, हमारा संविधान अपने सभी नागरिकों को गारंटी देता है एक तरह से इक्वलिटी ऑफ राइट, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के नज़र में सबको बराबर का अधिकार है, समानता का अधिकार है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर मौका, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट वुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स, मतलब कि राज्य या देश जो है किसी भी नागरिक को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर उनकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। द स्टेट एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ द पुअर एंड मार्जिनाइज्ड एंड सीक द, मतलब गरीब और जो बॉर्डर रेखा पे रहने वाले लोग, पॉवर्टी बिलो बीपीएल लोग, इनको ध्यान में रख करके उनके अस्तित्व, उनके विकास के लिए वर्क करेगा। कंडीशन बाय अकॉर्डिंग स्पेशल प्रिविलेज, उनको स्पेशल प्रिविलेज दे करके, विशेष छूट दे करके, उनके लिए विशेष प्रावधान करके उनके विकास के लिए आगे बढ़ेगी। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचबिलिटी वाज एबोलिश, छुआछूत पूरी तरह से एबोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और इसको फॉरबिडन, प्रोहिबिटेड और पनिशेबल माना गया। Some marginalized sections of the Indian society have been accorded special privilege by reserving certain percentage SC, ST and other backward, और इन सबको रिजर्वेशन सीट दे करके उन आरक्षित वर्ग के रूप में रख करके उन्हें स्पेशल प्रिविलेज दिया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एंड लेजिस्लेचर एंड जॉब में, विधायकों में भी और जॉब में, सरकारी जॉब में, टू ब्रिंग देम इनटू द सोशल मेनू, समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए। अगला पॉइंट, यही लास्ट हेडिंग है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है फेडरल फॉर्म, मतलब संघीय ढांचा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अग्रीड दैट फेडरल गवर्नमेंट, इन फेडरल गवर्नमेंट देयर आर टू आर मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने इसके बारे में आपको बताया था कि टू लेवल या मोर देन, जैसे यूनियन, स्टेट और लोकल पावर को शेयर कर दिया गया। टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर टू बी कॉल्ड द सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर, और हमारी संविधान सभा ने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है डिफरेंट लेवलों में, गवर्नमेंट थ्रू द यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है और कॉन्करेंट लिस्ट क्या है। डिपार्टमेंट का जो बंटवारा किया गया है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे आते जो केवल यूनियन में होते हैं, सम ऐसे हैं जो कि स्टेट और यूनियन दोनों का होता है, जो कॉन्करेंट लिस्ट कहलाती है, और कुछ जो है केवल स्टेट लिस्ट में होते हैं। तो अब आपको आगे पढ़ाया जाएगा पंचायती राज सिस्टम एंड गवर्नेंस एट द ग्रास रूट, ये और पूरा चैप्टर अगले वीडियो में होगा। आज आप लोग इसको पढ़िएगा, समझिएगा। ये वीडियो पुनः हम बना रहे हैं, पुनः भेजेंगे, ओके बेटा। लेकिन जितना है पूरा SST आप वेल कंप्लीट रखिए, नोट अपने, क्वेश्चन आंसर नोट्स, एक्स्ट्रा वर्ड, वर्ड मीनिंग, और उसको चेक करवाइए, और जितने वीडियो दिए हैं उनको पढ़ते रहिए। फुटप्रिंट जहाँ चलती हो उनको भी बताइए, वो भी पढ़ें। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, ओके।